नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड की तमाम खबरें अब आपको बताएंगे। पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। ऊनाकोट से शहीद सम्मान यात्रा शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी मौजूद रहेंगे। 5000 से ज्यादा पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजय वर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। जीनत, मैं आपको बताऊं, गढ़वाल में शहीद सम्मान यात्रा 5 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। कुमाऊं मंडल में शहीद सम्मान यात्रा का आगाज पिथौरागढ़ जिले से होना है, क्योंकि पिथौरागढ़ वो जिला है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक निकलते हैं उत्तराखंड में। उसके अलावा पौड़ी से भी निकले हैं, तो उसको लेकर भाजपा और सरकार ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है कि किसी भी तरीके से ये जो वोट बैंक है ये उनके पाले में रहे। उसको लेकर आज एक बड़ी यात्रा का आगाज यहाँ से होना है कि रक्षा राज्य मंत्री उस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके अलावा रक्षा राजनाथ सिंह उसमें है और कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कोशिश हो रही है कि 5000 से अधिक जो शहीद हैं उनको या उनके परिजनों को यहाँ पर बुलाया जाए और उनके आंगन की मिट्टी को एकत्रित करके सैन्य धाम देहरादून में बनना है, उसकी नींव रखी जाए। जी विजय, एक सवाल और, क्योंकि चुनाव सर पर है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल ये पूरी कसरत जो हो रही है चुनाव को लेकर हो रही है, कितना फर्क पड़ेगा इससे? निश्चित तौर पे जीनत, जब चुनाव करीब हो तो इस तरीके की कवायदें हर राजनीतिक दल करता है। सभी की ये कोशिशें होती हैं कि हर वर्ग को अपने पाले में लिया जाए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा एक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है उसमें एक अहम फैक्टर सैनिक परिवार, पूर्व सैनिक शहीद उसमें शामिल है। और भाजपा लगातार ये दिखाने की कोशिश करती है वन रैंक वन पेंशन के बाद कि सैनिक परिवारों के साथ और शहीदों के साथ अगर कोई राजनीतिक दल है तो सबसे करीब वो है। और उसी बात को पुख्ता करने के लिए आज शहीद सम्मान यात्रा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और इसी के साथ ही चारों धाम की यात्रा भी संपन्न हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंद के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी लगातार बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दोपहर तक हजारों यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। यात्रा के दौरान देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा भी छाया रहा था। भारती और नितिन हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से ही बात करेंगे। नितिन, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? यात्रा ये कहें कि अब ये जो 4 धाम यात्रा ये संपन्न हो जाएगी, क्या खास इंतजाम इस बार किए गए हैं? नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क नहीं हुआ, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की जब हम बात करते हैं, कुल मिलाकर 2 कदम आगे 4 कदम पीछे यही होता हुआ नजर आया। आज क्या इसको लेकर बात हो सकती है? देखिए जीनत, इस पूरे अगर हम सिनारियो को समझे, बीजेपी सरकार इस पर घिरती हुई नज़र आ रही है। जो भी पंडा समाज है वो इसका विरोध कर रहा है और पूरी यात्रा के दरमियान अगर हम देखें, जब आज 4 धाम यात्रा के कपाट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही तो ये मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है, क्योंकि इस पूरी यात्रा सीज़न के दौरान हमने देखा कि जब अगर हम मंत्रियों की बात कर लें, वो वहाँ पर गए हैं, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व सीएम थे वो वहां पर गए, तो विरोध का सामना करना पड़ा है यात्रा सीजन के दरमियान। अब ये कहा जा रहा है कि गैरसैंण में जब विधानसभा का सत्र होगा तो ये मुद्दा उठ सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है और कृषि कानून जिस तरीके से वापस लिए गए हैं, तो अब ये मांग उठने लगी है पंडा समाज की तरफ से भी कि इस
देवस्थानम बोर्ड को भंग करना जरूरी है। तो अब यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावी साल है जीनत, और चुनावी साल में अब ये जो सबसे बड़ी फजीहत कराता हुआ नजर आ रहा है सरकार की देवस्थानम बोर्ड, जिसकी वजह से विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। तो ये मामला भारती, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलते चले गए, आश्वासन मिलता चला गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि मिलने का वक्त तक नहीं मिला। पंडा समाज की अगर हम बात करें, जो भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस जरूर कहती है कि ठीक है हम आएंगे तो हम आपके हक में फैसला करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, इस पे सिर्फ राजनीति ही होती हुई नजर आई। और अब तो बामुश्किल से 1 महीने 1-1.25 महीने का वक्त हम देखें, उसके बाद तारीखें आ जाएंगी चुनाव की, अमूमन दिसंबर आखिर में या फिर जनवरी में। तो कोशिश तो यही रहेगी कि इसे खींचते ही रहें या ऐसे ही टाल मटोल करें। देखिए, अब ऐसा कम लग रहा है जीनत कि इस मुद्दे को खींचा जाए, क्योंकि गैरसैंण में जो विधानसभा का सत्र हो रहा है, आखिरी सत्र है वो इस सरकार का, और पुष्कर सिंह धामी का पहला सत्र होने जा रहा है जो कि गैरसैंण में होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकल सकता है। इस मामले में जो सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई स्टैंड यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है, कांग्रेस लगातार इस पर घेरती हुई नजर आ रही है सरकार को। तो अब इसलिए ये बात लगातार उठ रही है जीनत, क्योंकि कोई ना कोई स्टैंड यहाँ पर लिया जा सकता है। सरकार कोई ना कोई मजबूत स्टेप, ये कहा जा सकता है, ले सकती है इस मुद्दे पर। ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है, और अमूमन खास तौर से इस बात को मजबूती तब मिल जाती जब कल हमने देखा कि भाई कृषि कानून वापस ले गए, तो एक आंदोलन करने वालों को एक ताकत मिल गई कि शायद उनकी बात भी सुनी जाएगी। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, किस तरह के इंतजाम आज किए गए हैं? आखिरी दिन है, सभी की नजर होंगी, क्या खास व्यवस्था की गई है? जीनत, आज चारों धाम यात्रा को लेकर अंतिम दिन है इस वर्ष का, और भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए ठीक 6:45 बंद कर दिए जाएंगे। उसको लेकर देवस्थानम बोर्ड ने सभी तैयारियां कर दी है। मंदिर को लगभग 20 कुंतल फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था शीतकाल में होती है, जो लोग वहां पे रहते हैं, वो टीमें भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। पुलिस की टीम है उसमें शामिल है, गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्वयं देवस्थानम बोर्ड की जो टीम है वो बद्रीनाथ धाम में जो शीतकाल में रहती है वो वहां पे पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष की जो यात्रा है वो आज संपन्न हो जाएगी देर शाम को। उससे पहले जिस तरीके से तीर्थ यात्री हम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं आखिरी दर्शन के लिए भगवान नारायण के। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, और लगभग 4 बजे के बाद कपाट बंद होने की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारों के लिए। तो कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन नजर इस बात पे भी रहेगी कि जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें क्या देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख में बदलाव किया गया। अब शीतकालीन सत्र 7 और 8 दिसंबर को गैरसैंण में होगा। पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख 29 और 30 नवंबर तय थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। देखिए, सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि 7 और 8 दिसंबर को भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। निश्चित रूप से हम लोग तो पहले से तैयार हैं, और ये भी स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि ठंडा भी होगा, लेकिन हम सारी व्यवस्थाएं वहाँ करेंगे। हमने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। 2022 चुनाव जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जनसभाएं और लोक लुभावन दावे शुरू कर दिए हैं। जनसभाओं में विकास की बातें कम और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लग रहे हैं। देखिए जरा। – 2022 में भी बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। साथ ही अपने विकास कार्यों को भी जनता के बीच पहुंचा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का दावा है कि 2022 में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, 2022 में जिस तरह से लोगों में उत्साह है, मोदी जी के प्रति प्रेम है, और हमारी सरकार उत्तराखंड की जितना अच्छा काम कर रही है, तो साफ जाहिर होता है कि हम भारी बहुमत से यहाँ आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति आ गई है। महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी में है और 2022 में सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। हर वर्ग, हर जाति के लोग पीड़ित हैं और बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि 2022 के चुनाव में भारी अंतर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पहले राज्य की जनता को फ्री बिजली, पानी देने की घोषणा, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। 4.5 साल राज्य सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य के भी सुर बदल गए हैं।
देखना होगा किसके दावे सही साबित होंगे। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स का भी अहम रोल रहने वाला है। कुछ सीटों पर तो दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं और यही वजह है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के चुनावी रणनीति के केंद्र में दलित वोटर्स भी एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। उत्तराखंड में कुल वोटर्स का करीब 18% दलित वोटर है। यही कारण है कि 70 में से 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 पर बीजेपी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2011 की जनगणना को लें तो उत्तराखंड में दलित वोटर्स की संख्या 19 लाख के आसपास है। जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपात में बीते 10 साल में ये संख्या 23 लाख के आसपास पहुंचने का अनुमान है। हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून, नैनीताल ऐसे जिले हैं जहां दलित वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है। विधानसभा की हर सीट पर कमोबेश एससी वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं। दलित नेता यशपाल आर्य इन्हीं वोटर्स के आधार पर अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहे हैं। आज जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर के हमारी सरकार ने तमाम तरह की गंभीरता के साथ कई नीतियां बनाई, उनके हितों की रक्षा के लिए कई निर्णय लिए, हमें पूरा विश्वास है कि दलित समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। परंपरागत रूप से उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में दलित वोट बैंक पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, जबकि मैदानी सीटों पर बसपा उसे टक्कर देती रही है। 2002 में दलित वोटों के सहारे ही बसपा 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 2017 तक आते आते बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही। लेकिन अब दलित नेता यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, तो कांग्रेस उत्साहित है। देखिए, हम इस समय हमारा परंपरागत वोट भी हमारे साथ वापस आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट उस समय छोटी पार्टियों का सब भाजपा की तरफ चला गया था, वो सब हमारी तरफ लौट रहा है। इन्होंने आपको बीच में खड़ा करने की कोशिश की वोट कटुआ के रूप में, लेकिन आप जो है वोट कटुआ पार्टी के रूप में लोगों के बीच में एक्सपोज हो गई है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी वोटों को स्प्लिट होने का भी खतरा नहीं रह गया। ये दलित वोट खिसकने या फिर खिंचने का ही दबाव है कि हरीश रावत दलित नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखने का शिगुफा छोड़ चुके हैं। तो बीजेपी ने इस रणनीति के तहत दलित नेता दुष्यंत कुमार गौतम को प्रदेश प्रभारी बनाकर उत्तराखंड भेजा है। सुनील नरप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। विधानसभा चुनाव आते ही कांग्रेस संगठन को मजबूती देने में जुट गई है। नैनीताल में कांग्रेस जिला, ब्लॉक, तहसील और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान दिल्ली से आई टीम ने इन पदाधिकारियों को बूथ मैनेजमेंट के साथ वोटिंग के दिन कैसे अपने पक्ष में माहौल खड़ा करे, इसकी जानकारी दी। करोड़ों की लागत से तैयार पौड़ी के कंडोलिया में बना प्रदेश का पहला थीम पार्क रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुका है। पर्वतीय निर्माण शैली के साथ कई खूबियों से लैस इस पार्क का लोकार्पण 28 जनवरी को तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया, जो आज तक नहीं खोला जा सका। इसे लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। क्षतिग्रस्त भी काफ़ी जगह से हो चुका है, तो ये जनता के धन, जनता के पैसे की बर्बादी निश्चित रूप से है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट अगर इस तरह से बर्बाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा। पता चला है 3 बार इसका टेंडर हुआ है, परंतु किसी कारणवश तकनीकी या वित्तीय निविदा प्रॉपर नहीं होने से निरस्त हुआ है। हम लोग टेंडर पुनः करा रहे हैं और उसमें जिस तरह से टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होती है और किसी का चयन होता है तो शीघ्र ही कंडोलिया पार्क को आम जन के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा। के सेना प्रमुखों को सुरक्षा उपकरण भी सौंपे, कहा हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। इस मौके पर पीएम ने सेना और झांसी वालों को कई बड़ी सौगातें भी दी और पीएम मोदी ने एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी रानी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर झांसी पहुंचे, समर्पण पर्व में लिया हिस्सा, जहां उनका सीएम योगी ने स्वागत किया। महोबा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, करोड़ों की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण, अर्जुन सहायक परियोजना का भी किया लोकार्पण। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, पीएम बोले गरीबों और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता, परिवारवादियों सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया।
पीएम मोदी ने कहा, दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी हैं, पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार को देख रहे हैं। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना, कहा बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया, आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, अर्जुन सहायक परियोजना से हमीरपुर, बांदा और महोबा में पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म होगी, किसानों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने किया 3 नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला, पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों से की घर लौटने की अपील, कहा किसान हित में काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा हम किसानों की समस्याओं का करेंगे समाधान। सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र की आवाज को हम अनसुना नहीं कर सकते, तीनों कृषि कानून संसद में जल्द वापस लिए जाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में कर रही है काम। कृषि कानून की वापसी पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तीनों कानून किसानों के हित में ही थे, सरकार ने कृषि उपज को दोगुना किया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसीलिए इसे वापस लिया गया। बीजेपी महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा हम किसानों को कृषि बिल के फायदे समझा नहीं पाए। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले सरकार के फैसले के बाद कल होगी किसान संगठनों की बड़ी बैठक, आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ट्वीट, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, कृषि कानूनों को संसद में रद्द किए जाने का करेंगे इंतजार। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाले पीएम के ऐलान के बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, ही किसानों की जीत है। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले सरकार के फैसले पर किसानों में उत्साह, बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बांटी मिठाई। आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार के फैसले के बाद किया हवन, किसानों ने संसद में कानून को जल्द रद्द मांग को लेकर किया हवन। प्रयागराज के किसानों में भी फैसले को लेकर उत्साह, किसानों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर मनाया जश्न, खुशी से झूमते नजर आए किसान। हापुड़ में तीनों कृषि कानून को वापस लेने को लेकर किसानों में खुशी की लहर, फैसले को लेकर किसानों ने पीएम को दिया धन्यवाद। कृषि कानून की वापसी पर किसानों में भी खुशी, रुड़की में किसानों ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू, फैसले को बताया मील का पत्थर। कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मनाया जश्न, पटाखे फोड़कर अपने खुशी की जाहिर। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, ढोल नगाड़ा बजाकर बांटी मिठाई। पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने वाले ऐलान के बाद किसानों में उत्साह का माहौल, मेरठ में महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद रुड़की में किसानों में खुशी का माहौल, किसानों ने पीएम मोदी का जताया आभार। 1 साल से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए बड़ा दिन आज, कृषि कानून को वापस लेने के फैसले पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों में खुशी। मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का किया बड़ा ऐलान, प्रयागराज में किसानों ने ढोल बजाकर खुशी जाहिर। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव में हार के डर से सच्चाई समझ आई, ये देश किसानों ने बनाया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तीनों कानून वापस लेने पर जताई खुशी, ट्वीट में लिखा, अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक। कृषि कानूनों की वापसी पर हरीश रावत समेत विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा, कहा चुनाव देखते हुए वापस लिए गए कानून। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना, कहा जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस लिए। कृषि कानूनों न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार,
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। उत्तराखंड के लिए अविनाश पांडे को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जबकि अजय रॉय और वीरेंद्र सिंह राठौड़ सदस्य होंगे। इसके साथ ही देवेंद्र यादव, गणेश गोडियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत को भी कमेटी में जगह मिली है। तो कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और अब उसमें हरीश रावत, यहां पर भी उनका नाम, गणेश गोडियाल उनका भी नाम, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मेंबर होंगे। अब देखिए ये कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अविनाश पांडे जो है इसके चेयरमैन बने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।